और सत्ता में अब एक बहुत जरूरी खबर। इस खबर का सोर्स अमेरिका में है और असर हिंदुस्तान में हो रहा है। और बड़ी बात यह भी है कि इस खबर की शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दो बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बाइडेन सरकार चाहती थी कि चुनाव में किसी और को चुना जाए। दूसरी बड़ी बात यह कि हमें इस बारे में भारत सरकार को बताना चाहिए। ये चौंकाने वाला है। ट्रंप के इस बयान के बाद भारत में आरोपों का नया एपिसोड शुरू हो गया है और कुछ सवाल उठ रहे हैं। क्या अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन 2024 में भारत में सत्ता परिवर्तन कराना चाहते थे? क्या यूएस एड की फंडिंग के जरिए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनने से रोकने की कोशिश थी? वो कौन लोग थे जो यूएस एड से पैसे लेकर भारत में सत्ता परिवर्तन कराना चाहते थे? इन्हीं सवालों पर हमने आज सत्ता की कुंजी बनाई है। पहले एक बार आप राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान सुनिए, फिर पूरी कुंजी भी खोलते हैं। अब पूरी कहानी समझिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक विभाग बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉज। डॉज का मुख्य काम अमेरिकी खर्चों में कटौती करना है। 2 दिन पहले इन्हीं खर्चों में कटौती करने के लिए डॉज ने दुनिया के कई देशों को दी जाने वाली यूएस एड को रोक लगा दिया था। अमेरिका यूएस एड के नाम पर भारत, नेपाल, बांग्लादेश समेत कई देशों को मदद दे रहा था। इन सभी देशों की मदद पर रोक लग गई है। भारत को यूएस एड के नाम पर जो मदद मिल रही थी वो मतदान बढ़ाने के लिए थी। इसके तहत 2012-13 में भारत को 182 करोड़ रुपए की मदद दी गई थी, जिससे मतदान बढ़ाने के लिए अभियान चलाया गया था। ये पैसा अमेरिका की संस्था यूएसएड द्वारा कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग यानी CEPPS को दिया गया था, जिसके बाद भारत में मतदान बढ़ाने वाले कार्यक्रम की फंडिंग हुई थी। यूएसएड रोकने के 2 दिन बाद अब ट्रंप ने इस पूरी कहानी को एक्सटेंशन दिया और ये कहा कि बाइडेन सरकार चाहती थी कि चुनाव में किसी और को चुना जाए, जो भारत को जानना चाहिए। ट्रंप के इसी बयान पर भारत में अब खूब राजनीति हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे पर एक दूसरे से टकरा रहे हैं। बीजेपी पूछ रही है कि सवाल यह है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने वाले कार्यक्रम से सत्ताधारी दल को तो फायदा नहीं हो रहा है, फिर असलियत में फायदा किसे हो रहा है? कांग्रेस कह रही है कि इसकी जांच क्यों नहीं कराई जा रही है। बहुत शर्म की बात है कि जो पार्टी गांधी जी के दावे की बात करती है, उनकी विरासत पर, तो यहाँ तक पहुंची है। इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं और इसको पूरे देश में हम और एक्सपोज करेंगे। (2012) में ये जो हुआ है, इसमें पैसा जो कहते हैं आया है, तो उसके बारे में कुरैशी जी ने इसके बारे में जो उस वक्त के इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने उसका जवाब दिया। तो भारत सरकार इसकी जांच करे कि वो ठीक कह रहे हैं या नहीं कर रहे, और जो भी इसके अंदर दोषी हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई करें। हम तो सत्ता में नहीं है, 12 साल 13 साल पुरानी बात है, तो उस चीज को जांच करें और देखें, और जो दोषी है उसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। फॉरेन इंटरफेरेंस की फिलहाल कोई सबूत तो नजर नहीं आ रही है। हमें तो ना बताएं, इलेक्शन कमीशन को फिर इस चीज का जवाब देना होगा। क्या हमारे इलेक्शंस में कहीं पे फॉरेन इंटरफेरेंस हुआ है? क्योंकि अभी तक तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे इलेक्शन जो है फ्री और फेयर रहे हैं। अब अगर इस तरह की कोई बात आई है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें सफाई दे। राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा जो राष्ट्रपति जो बाइडेन नहीं चाहते थे यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार दोबारा से आए। और मैं समझता हूँ जो बाइडेन एक डेमोक्रेट थे और इसीलिए वो ये नहीं चाहते होंगे जो किसी और देश के इलेक्टोरल प्रोसेस में इंटरफियर किया जाए। इस सब के बीच भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने इस दावे का खंडन किया है, जिसमें ये कहा गया है कि 2012 में उनके मुख्य चुनाव आयुक्त रहते चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए अमेरिकी फंडिंग का इस्तेमाल किया गया था। कुरैशी ने यह बयान बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय के आरोप पर दिया है। मालवीय का कहना था कि 2012 में SY कुरैशी के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स IFES के साथ एक MOU साइन किया था। ये संस्था जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ी हुई है। इसे मुख्य तौर पर यूएस एड से आर्थिक मदद मिलती है।
सवाल सिर्फ राजनीतिक दलों के आरोपों में नहीं उठ रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार संजीव सान्याल ने भी इस पर सवाल उठाए और उन्होंने यूएसएड को मानव इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कहा है। अब समझिए कि बीजेपी इस पर सवाल क्यों उठा रही है। दरअसल अमेरिका मदद के नाम पर दुनिया भर के देशों की एजेंसियों की फंडिंग करता है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, चुनाव सुधार जैसे कार्यक्रम होते हैं। इसी के तहत 2012 में यूएसएड ने भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मदद दी। ये आर्थिक मदद इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम यानी IFES को दी गई। यूएसएड के साथ साथ IFES को जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी ने फंड किया। इसी दौरान 2012 में IFES और भारतीय चुनाव आयोग ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से MOU पर तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने हस्ताक्षर किए थे। MOU के तहत ECI के साथ मिलकर इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट यानी IDEM तो मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए देश भर में ट्रेनिंग सेशन आयोजित करना था। IFES ने 2013 और 2023 में 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किए। 2023 में जारी रिसर्च में जातिगत मतदाता कैटेगरी का प्रकाशन हुआ, जिसके बाद 2016 से देश में जाति वाला मुद्दा बनने लगा। 2023 में भारतीय चुनाव में दलितों की स्थिति पर एक रिसर्च पब्लिश हुई, जिसके बाद जातीय जनगणना की काफी चर्चा होने लगी और आजकल जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी की बात हो रही है। अब समझिए कि यूएसएड भारत तक पहुंचती कैसे थी। भारत में गठबंधन काम कर रहा है, कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग यानी CEPPS। इसमें 3 संगठन शामिल हैं: इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट यानी IRI, नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट यानी NDI, इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स यानी IFES। दावा है कि 2014 और 2019 में चुनावों के दौरान CEPPS को फंड दिया गया। CEPPS ने इस फंड को 3 हिस्सों में बांटा, जिसमें बड़ा हिस्सा IFES को और 2 छोटे हिस्से IRI और NDI को दिए गए। और ये सब तब हुआ जब चुनाव शुरू होने वाला था। फंड करने की टाइमिंग भी गौर करने वाली है। 2014 में भारत में मतदान बढ़ाने के लिए 182 करोड़ रुपए दिए गए। खास बात यह है कि यह फंडिंग सिर्फ शुरुआत के उन 5 महीनों में हुई जब चुनाव हो रहे थे, यानी जनवरी और मई के बीच। इसके बाद फंडिंग में 83% की गिरावट आ गई। ये पैटर्न 2019 में भी दोहराया गया, जिसमें 4200 करोड़ आवंटित किए गए। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने FCRA उल्लंघनों का हवाला देते हुए कुछ हिस्सों को रोक दिया। वैसे भारत के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप जिस विदेशी फंड के इस्तेमाल होने के संकेत दे रहे हैं, उसके संकेत PM मोदी ने चुनाव के दौरान कई बार दिए थे। उन्होंने कहा था कि कुछ विदेशी ताकतें उन्हें फिर से सत्ता में आने के लिए रोकना चाहती हैं। 2014 से लेकर अब तक शायद पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। ये फैमिली खुले तौर पर भारत में राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी शक्तियों को दखल देने के लिए उकसाते हैं। ये लोग कैसे गुप्त रूप से भारत को पसंद न करने वाले विदेशी डिप्लोमेट के साथ सीक्रेटली मिलते हैं। कांग्रेस वालों का और दुनिया में बैठी कुछ ताकतों का माथा गर्म हो जाता है। अगर भारत शक्तिशाली हो गया तो कुछ ताकतों का खेल ही बिगड़ जाएगा। इसलिए वो भारत में कांग्रेस और इंडी गठबंधन की कमजोर सरकार चाहते हैं। और अब बात दिल्ली की नई सत्ता की, जहां आज से रेखा राज शुरू हो गया। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शपथ ली। उनके साथ परवेश वर्मा समेत 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें अरविंद केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा शामिल रहे। उनके अलावा आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्रराज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह।
रामलीला मैदान में हुए शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी यहां पहुंचे। हालांकि यूपी में बजट सत्र की वजह से योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंच पाए। चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे समेत एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के नेता भी यहां पहुंचे थे। शपथ लेने के 3 घंटे के बाद ही दोपहर 3:30 बजे रेखा गुप्ता ने सीएम दफ्तर जाकर कार्यभार भी संभाल लिया। मंत्रियों के विभागों का भी आज ही बंटवारा कर दिया गया। सचिवालय में मंत्रियों के कमरे भी अलॉट हो चुके हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास वित्त और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा उनके पास सर्विसेज, विजिलेंस और प्लानिंग भी रहेंगे। वहीं परवेश वर्मा को पीडब्ल्यूडी, शिक्षा और परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। मनजिंदर सिंह सिरसा को स्वास्थ्य, शहरी विकास और उद्योग मंत्रालय सौंपा गया है। रविंद्र कुमार को सामाजिक कल्याण, SC/ST मामले और श्रम मंत्रालय का काम देखा जाएगा। वहीं कपिल मिश्रा को जल, पर्यटन और संस्कृति मंत्री बनाया गया है। पंकज कुमार सिंह को कानून, विधायी कार्य और आवास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। आशीष सूद के पास राजस्व, पर्यावरण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी होगी। आज ही दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक भी हो रही है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। मैं परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ के बाद सीएम रेखा गुप्ता और उनके मंत्री एक्शन में दिखे। अब से कुछ देर पहले रेखा गुप्ता अपने मंत्रियों के साथ यमुना के वासुदेव घाट पहुंची, जहां सीएम रेखा गुप्ता के साथ सभी मंत्रियों ने मां यमुना की पूजा की और आरती में हिस्सा लिया। दिल्ली में बीजेपी सरकार की आज पहली कैबिनेट बैठक भी हो रही है, जिसमें आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने और CAG की रिपोर्ट पर चर्चा हो सकती है। वैसे आज रेखा गुप्ता ने दिल्ली में भ्रष्टाचार को लेकर अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा। इसका साफ संकेत यह है कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान की गई फाइलें और काम खुल सकते हैं, जिनसे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शराब घोटाले और शीश महल को लेकर बीजेपी लंबे वक्त से केजरीवाल को घेरती रही है। तो क्या अब बीजेपी की सरकार आने के बाद केजरीवाल के लिए कानूनी मुश्किलें बढ़ जाएंगी? ये सवाल जरूरी है। और सत्ता में अब आज का रिमाइंडर, जिसमें जिम प्रेमी न्यूज मित्रों के लिए एक बहुत जरूरी जानकारी है। सत्ता में आज का रिमाइंडर उन सभी न्यूज मित्रों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए जो जिम प्रेमी हैं, जिम जाकर बॉडी बनाने और पावर लिफ्टिंग करने की इच्छा रखते हैं। उनके लिए राजस्थान से एक बहुत चिंताजनक खबर आई है, जिसमें 1 इंच की लापरवाही और मौत वाला एंगल है। राजस्थान के बीकानेर में रहने वाली 17 साल की पावर लिफ्टर यष्टिका आचार्य के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत ध्यान से देखिएगा। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन जिम में 270 किलोग्राम का वजन उठाते हुए उनकी जान चली गई। और अब एक्सपर्ट्स ने इसके पीछे की जो वजह बताई है वो हर किसी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पहले ये समझिए कि जिम में यष्टिका आचार्य के साथ हुआ क्या। 17 साल की यष्टिका एक प्रोफेशनल पावर लिफ्टर थी जो कई पदक जीत चुकी थी। वो रोज़ की तरह जिम में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने 270 किलोग्राम वजन उठाने की कोशिश की। तभी यष्टिका का संतुलन बिगड़ा और 270 किलोग्राम का रॉड अचानक उनकी गर्दन पर गिर गया। ये सब इतना अचानक हुआ कि वहां मौजूद ट्रेनर भी उन्हें संभाल नहीं पाया और यष्टिका के साथी भी देखते रह गए। लेकिन इस हादसे के साथ कुछ हैवीवेट सवाल भी ट्रेंड कर रहे हैं। पहला सवाल, क्या यष्टिका ने क्षमता से ज्यादा वजन उठाया?
दूसरा सवाल, क्या वजन उठाते हुए सही तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया और क्या इस दौरान सुरक्षा में किसी तरह की चूक भी हुई? वैसे अभी तक इसे लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यष्टिका के साथ हुए हादसे के वीडियो के आधार पर एक्सपर्ट्स इसके कुछ कारण बता रहे हैं, जिसके मुताबिक वजन वाला रॉड जिस बॉर्बेल या रैक पर रखा हुआ था उसकी ऊंचाई यष्टिका की लंबाई से ज्यादा थी, जिस वजह से वजन उठाने के लिए उन्हें पंजों से ऊपर उठना पड़ा और हो सकता है अचानक 270 किलो का वजन उनके पंजों पर आ गया। वीडियो के आधार पर यह भी बताया जा रहा है कि यष्टिका जहां खड़ी थी वहां रबर मैट था, जिसकी वजह से उनका सही संतुलन नहीं बन पाया। इसके अलावा ऐसे भी दावे हैं कि कोच वजन को सही तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाए। उनके साथ ही वेटलिफ्टर भी वजन को सही बैलेंस नहीं कर सके। वैसे अभी तक कोई भी साफ वजह पता नहीं चली है। ये सब कुछ हादसे के वीडियो के आधार पर एक्सपर्ट्स की राय है। सिर्फ 15 सेकंड में वहां क्या हुआ होगा ये वहां मौजूद लोग ही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। इतना जरूर है कि इस घटना ने उन जिम प्रेमियों के लिए अलार्म जरूर बजा दिया है जो जिम में वजन उठाते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो कुछ जरूरी बातें नोट कर लें। इस तरह के मामलों में ईगो में वेट लिफ्टिंग करना बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए जबरदस्ती क्षमता से ज्यादा वजन उठाने की कोशिश ना करें। इसके अलावा और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर हम आपको 117 सेकंड का एक डेमो दिखाते हैं। 1 2 3 अप। यष्टिका आचार्य सिर्फ 17 साल की थी। वो देश की उभरती हुई वेट लिफ्टर थी, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद यष्टिका की मौत हो गई। ये देखिए यहाँ पर जो है ये जो वेट रखा हुआ है ये 270 केजी का है। 25 केजी की 3 प्लेट है, 20 केजी की ये है, ये 15 केजी की, 10 केजी की, 20 केजी का ये बारबल है। सेम वेट हमने यहाँ पे लिया है डेमो के लिए। इन्होंने जो मैट रखा था ये मैट नहीं होना चाहिए, ये मैट कभी भी निकाल देना है हमें, क्योंकि इससे डिसबैलेंस हो सकता है। प्लेटफॉर्म हमें एकदम प्लेन होना चाहिए और ये बारबल जो है इधर होना चाहिए बैक के ऊपर। और वेट लिफ्टर जो सपोर्टर होते हैं हमारा इनका ये कॉम्बिनेशन होता है कि भाई पुश करो, होल्ड करो, और हमारा सपोर्ट में ऐसा जो वो कोच दे रहे थे सपोर्ट वो रॉन्ग दिया गया है। ये कलाई को सपोर्ट इस तरीके से किया जाता है। तो पहला खुद की जान बचाओ, उसके बाद इतना ईगो लिफ्टिंग करो। और जब तुम इतना हैवी लिफ्ट श्योर हो, पहले तुमको श्योर होना चाहिए 100% कि मैं इतना वेट लिफ्ट करके मैं उठा सकती हूँ। तुमने इतना वेट उठा करके पीछे खड़े नहीं हो सके हो तो तुम एक भी सेट मार कैसे पाओगे? पहला तो हमको उठा करके स्टैंड पे खड़े होना ज़रूरी है। उन्होंने जस्ट तुरंत उठाया और पीछे खड़े भी नहीं हुआ और उनका डिसबैलेंस हो गया बॉडी का। सबसे सही तरीका होता है स्क्वाट परफॉर्म करने का कि आप एक ऐसा वेट चूज़ करें जिसको आप इजीली परफॉर्म कर पा रहे हैं। देन इन केस कभी ऐसा होता है कि आप हैवी वेट की तरफ जा रहे हैं तो ट्राई करें कि आपके पीछे हमेशा एक स्पॉटर स्टैंड रहे। और दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है स्क्वाट परफॉर्म करने में कि जो बार है वो कुछ लोग अक्सर अपने सर्वाइकल बोन के ऊपर कैरी करते हैं। तो यहाँ पे सर्वाइकल हमारा गया होता है, देन उसमें क्या नर्व प्रेस होता है जिसकी वजह से डैमेज होने का रिस्क बढ़ जाता है।